रहे थे, बट आज ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मुझे जाने हुए को मान लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इसका एक मीनिंग ये हुआ कि जिसने जान लिया है, हाँ ये साथ साथ चल पा रहे हैं हम सभी, जिसने जान लिया है उसके जाने हुए को हम मान लें और मानकर हम भी उसको जान जाएं। इसका एक मतलब साथ साथ ये भी है कि जाने हुए को मान लें, मतलब जो जाना हुआ है उसको जी के प्रमाणित करें। ऐसे मेरे को बहुत सारा भ्रम होता है कि मेरा तो बहुत कुछ जाना हुआ है तो जीने में प्रमाण क्यों नहीं है? तो जाने हुए का प्रमाण जीना है। यदि जीने में प्रमाण, जीने का मतलब है स्वयं में, समानों में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में सहज। यदि ये प्रमाणित नहीं हो रहा है, इसका मतलब जाना हुआ नहीं है। तो जाने हुए और माने हुए को डिफरेंशिएट करने के लिए आचरण एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पहचानते हैं। आगे तो क्लियर हुआ कि अब मुझे कार्य और व्यवहार करना है, प्रकृति के साथ कार्य व्यवहार करना है और मानव के साथ व्यवहार करना है। तभी आगे का जो हम 5 के लिए 5.5 के लिए सोच रहे हैं, उसका रास्ता उसके बाद ही खुलेगा। उसके मूल में विचार है और विचार ही कार्य व्यवहार के रूप में व्यक्त होता है और मानव स्वशरीर ही समझता है। इसका मतलब एक बार जो हमारी मेमोरी में आ गया उसके अनुरूप हम जीने की कोशिश करते हैं। जीने में जो भी गैप दिखाई देते हैं उससे हमारी पात्रता बनती है और जो कुछ भी थोड़ा सा 2 कदम हम बेहतर, गलतियाँ भी कम होती हैं, उससे हमारा और समझने का एक विश्वास बढ़ता है। तो कुल मिला के जब तक कार्य व्यवहार विचार के अनुरूप नहीं होता है तब तक हमारा आगे समझने के लिए गति नहीं बनता है। इसलिए किसी एक सीमा के बाद निश्चित जिम्मेदारियों के साथ ही समझने का काम होता है। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। क्योंकि देखो, शादी के पहले तो बच्चे परिवार में जिम्मेदार है नहीं, जो मना गया कर लिए, नहीं मनाया नहीं किए, बाकी तो सब चलता ही। क्यों? और शादी के बाद जिम्मेदार होने की आवश्यकता बन जाती है। जॉब ज्वाइन करके एक निश्चित जिम्मेदारियों को डिलीवर करने की आवश्यकता बन जाती है। वहां हमको लगता है कि वहां तो जिया नहीं जा सकता, सामने वाला समझदार नहीं है। तो कुल मिला के अपन जीने से मुकर गए। तो बातें करते समय बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं। लेकिन भैया इसमें जीवन क्रिया में तो सबसे बढ़िया नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर तुम व्यवहार नहीं करोगे और व्यवहार मानव के साथ ही होना है तो आगे का रास्ता तो खुलना ही नहीं है। खुलेगा। अगर आगे चलना है तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा और व्यवहार के पीछे की दृष्टि स्पष्ट होगी कि व्यवहार क्या क्या मतलब है, उसका अध्ययन करना। तो व्यवहार जीवन तृप्ति की चीज है, व्यवहार ज्ञान के प्रमाणित होने के अर्थ में कोई चीज है। धीरे से तो हमारी क्लैरिटी है बड़ी। हाँ जी, 2-3 चीज मेरे पास बहुत अच्छी क्लियर हुई मेरे लिए। एक तो जो चित्रण इतने सालों से मेरे पास था, उसका जो लक्षण अलग अलग है, जैसे रूप, गुण, गणना, काल, विस्तार, श्रम, गति और परिणाम, उसको ऑल्टर करने से क्या मेरा नया चित्रण हो सकता है और इसके मेरे और मेरे परिवार के और समाज के ऊपर मैं क्या सोच सकता हूँ लोगों के बारे में, वो एक मेरा क्लैरिटी हुई। दूसरा, जो पात्रता और प्रमाण की बात हुई, तो पात्रता तब आएगी जब, ग्रहण तब होगा जब मेरी पात्रता बनेगी। तो पात्रता से प्रकाशन और फिर वहन किस तरह से होगा, वो एक क्लैरिटी अच्छी हो गई। तीसरी क्लैरिटी होगी दया, कृपा और करुणा। दया, कृपा, करुणा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मुझे क्लियर है। आज तक ऐसा ही था जैसे एक ही चीज है, लेकिन उसको मैंने और मेरे रूम पार्टनर ने बैठ के 2 बार ऑलरेडी क्लियर किया था, लेकिन आज पूरी डेप्थ से वो क्लैरिटी में होगी। और सबसे पहले आपने जो पूछा कि आप क्यों यहाँ पे आए हो, तो मैं हर रोज मेरे पार्टनर के साथ वो डिस्कस करता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, 1 महीना लगा के, तो उसका कुछ ना कुछ क्लैरिटी बहुत नई मिलती है। आपने बड़ी हिम्मत तो की है वैसे। शिविर के बिना आदमी 1 महीना कैसे आ सकता है, हमारे लिए भी क्वेश्चन घर से लड़ा रहे नहीं सर, नहीं। मैं एक्चुअली ना भैया 10 दिन के लिए घूमने जाने वाला था। अगले दिन रात को प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि वो मनाली में बाढ़ आई, कुल्लू मनाली में, तो हमारा पूरा ट्रैकिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और पूरा पुशअप से अचानक दूसरे दिन बात हुई, तो उसने बोला किस तरह से मैं जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम के बारे में पुशअप मुझे बहुत बार बोला था कि एक बार आ देख कैसा करके,
क्योंकि हम लोग पिछले 10-12 साल से तो पोषक हैं, 25 साल से आशीष टिंकल पोषक भी 10-12 साल से मेरे साथ देखभाल में आशीष है, तो बहुत बात हो चुकी थी, मेरा मन था कभी खाने के लिए, लेकिन अचानक से हो गया कि चलो मैं 10 दिन तो वैसे मेरा वैकेशन प्लान किया हुआ ही है। किसी के लिए तो अस्तित्व को ही मेहनत करना पड़ रहा है। सही बात है सर, किसी को बाढ़ लानी पड़ रही है, कहीं आंधी आनी पड़ रही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरा सहयोग कैसा है कि इतने 3-4 साल से प्लान कर रहे थे, नहीं हो रहा था, और विदाउट प्लान पूरा 1 महीने का हो गया। के साथ हाँ हाँ जी, भाई कौन नहीं परसों बात कर रहे थे तो यही बोला कि तेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया यहाँ पे। जी बहुत टेक्निकल एक चीज समझ में आई है कि चित्रण पर पूरा बोझ था अभी तक, और चित्रण खुद जो है वो आधी अधूरी जानकारी या बोले अपने से कम सामर्थ्य पर निर्भर था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हम तुलन और विश्लेषण पर पूरा महत्व है जिससे चित्रण बन रहा है। तो ज्ञान की जो जानने की प्रक्रिया है, विचार, इच्छा, विचार, आशा का जो समझ होनी चाहिए, वहाँ पर ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो जब तक आधार नहीं होगा तब तक चित्रण आप किस चीज़ का बनाएंगे, तो किसके आधार पर चित्रण है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। गुड, बोलो क्या समझ में आया? दो माइक इसको। समझ में आ गया इसको समझ में आया नहीं बोलते, समझ में आया तो प्रमाण कुछ नहीं। ठीक, याद करके बता। हाँ जी, और बोलिए, अपनी अपनी उपलब्धि शेयर करें ताकि वो एक दूसरे तक पहुंचेगा। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्दी ये बोलने वाला हूँ कि अब आप बोर्ड पे आ जाओ। मैं तो अभी सबकी आंखें कैसे खुलेंगी और पर्ची डाल दूंगा तो बस फिर तो मनोवृत्ति से तो बुद्धि तक काम करेगा। हाँ जी, चलो 2-3-5 लाइनें मैं बोल देता हूँ जो थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए मेरे को लग रहा है। देखिए, जितनी बात राकेश भाई ने कही बहुत अच्छी तरह से कहा और काफ़ी सघन तरीके से कहा, और आज की जो शेयरिंग रही वो काफ़ी अच्छी रही, जिसमें कि हमको क्रियाओं में क्या चलता है उसके बारे में कंटेंट का बात पता चला। मेरे को लगता है कि हम वो भी ध्यान में रखेंगे कि हमने यात्रा कहाँ से शुरू की। तो बेसिकली मानव जब भी इस धरती पर प्रकट हुआ तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता ही उसकी मौलिकता है, और जो कल्पनाशीलता आज हमारे पास है, इस कल्पनाशीलता को भी बनने में हजारों या लाखों साल का समय लगा। जब मानव पहली बार धरती पर प्रकट हुआ होगा तो शुद्ध रूप से एक 2 पैर के जानवर जैसा ही जिया होगा। फिर जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसका चित्रण ब्लैंक होता है। तो पहली बार हाथ जोड़ता है, पहली बार थोड़ा गिरता है, पहली बार माँ से दूध पीता है, तो वो चित्रण धीरे धीरे भरना शुरू होता है। तो जो चित्रण एक बार आ गया उसके आधार पे फिर वो एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से उस मानव के पास परंपरा के रूप में कोई चित्रण नहीं होगा। अगर कोई मानव परंपरा पहले से नहीं थी तो मानव शुद्ध रूप से जंगल में पशुओं के बीच में जिया होगा, शुद्ध रूप से पशुओं की तरह जिया होगा, शुद्ध रूप से 2 पैर के जानवर की तरह ही जिया होगा, या 4 पैर से ही हो सकता है, कुछ दिन तक चला भी होगा। जो भी सारी स्थितियां बनी उसके चलते चलते धीरे धीरे जैसे हम विकसित होते गए, तो फिर जब उनके बच्चे आए तो उन्होंने हमको जो कुछ करते हुए देखा वो चित्रण पहले से उपलब्ध हो गया। अगली पीढ़ी और बढ़ी, उसने जहाँ तक पहुँच गया, मान लो आग आ गई, चक्का आ गया, कुछ और आ गया, वो चित्रण उनको पहले से उपलब्ध हो गया, उनकी परंपरा में उपलब्ध रहा। तो इस तरह से जिस चित्रण को आज हम जी रहे हैं, मोबाइल जब हमारे हाथ में पहली बार आया था तो हम कैसे ऑपरेट कर रहे थे, अभी हमारे बच्चे के हाथ में आता है तो कैसे ऑपरेट करता है, उनकी क्वालिटी में फर्क दिखाई देता है। तो इससे ये समझ में आया था, एक तो कल्पनाशीलता की भी क्वालिटी को आज जैसी क्वालिटी है, इसको इस क्वालिटी तक पहुँचने में हजारों लाखों साल का समय लगा, या 2-5 लाख जो भी लगा। एक तो इस बात पर ध्यान रखें।
दूसरा ये बात पे भी ध्यान जाता है कि जब भी किसी प्लेनेट पे मानव कल्पनाशीलता के साथ आया होगा तो वो अपने जीने में हर जगह में सुनिश्चितता चाहता है, स्थिरता चाहता है। उसको लेके जो भी चैलेंजेस सामने हैं, चाहे खाने की अस्थिरता है, चाहे सम्मान की, झगड़े की, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कोई एक रहस्यमय ताकत को वो स्वीकारेगा ही, वो आस्था में जाएगा ही, ये भी बाय डिफॉल्ट। इस तरह से फिर मानव प्रकृति के उन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए कुछ लोग साधना करेंगे ही, और ये आस्था पर साधना परंपराएं विकसित होंगी ही, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया। इस क्रम में यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ विज्ञान युग भी आएगा ही, क्योंकि मन के आगे वृत्ति विकसित होगा, वृत्ति के विकसित होते ही तर्क विकसित होगा, तर्क विकसित होने से विज्ञान विकसित होगा, और ये फिर उसके बाद एटम बम फोड़ेगा, ये सब उल्टा पुल्टा करेगा। ये भी एक स्वाभाविक क्रम। इस क्रम में आते आते या तो धरती सूरज बन जाएगी, या इस बीच में उस धरती का पुण्य होगा तो धरती पे ऐसा कोई अनुसंधान प्रकट होगा जिसमें कि मानव का अध्ययन और प्रकृति का अध्ययन और सहअस्तित्व का अध्ययन हो सकता है। तो एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय नागराज जी के माध्यम से इस दर्शन का प्रकट होने का मतलब है, इसके प्रकट होने के पहले के काल को एक तरफ गिना जाएगा, इसके प्रकट होने के बाद के काल को एक तरफ गिना जाएगा, क्योंकि प्रकट होने के से पहले तक काल तक हमारे पास सहअस्तित्व का अध्ययन नहीं था। या तो हम ईश्वर की खोज में सब कुछ खोज रहे थे, या हम शरीर से सुखी होने की कोशिश कर रहे थे। साधना भी एकांगी है और भोग भी एकांगी है, इसलिए परिवार इसमें बस ही नहीं सकता। ये दोनों तरफ परिवार नहीं, दोनों तरफ मानव परिभाषित नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईश्वर में सारा सुख है, दूसरी तरफ शरीर में सारा सुख है। जब मानव परिभाषित ही नहीं है, इसलिए परिवार की चर्चा नहीं हो सकती है, समाज की नहीं हो सकती है, देश की नहीं हो सकती है। इसलिए सारी सीमाएं युद्ध से तय होंगी, भय से तय होंगी, चीजें प्रलोभन से तय होंगी, समझदारी से कुछ तय होगा। इसका कोई आधार ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि समझ का आधार ही हमारे पास नहीं है। अभी हम जिसको समझ कह रहे हैं, या तो विज्ञान की भाषा में कहें तो वो रूप और गुण की समझ है। अब इस बात पे ध्यान जाता है, जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो रूप और गुण की समझ है। यदि अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आस्था के आधार पे कोई बात को मान लेने का नाम समझ है। तो समझ नाम की चीज अभी तक हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अब जब और आगे बढ़ रहे हैं तो पता चला जो बड़ा शिफ्ट मेरे को लगता है कि हमारे बीच में आया है, तो इस दर्शन के माध्यम से, और जब तक ये हमारे पास ये दर्शन नहीं आया है तब तक हमको किसी ज्ञान को, कोई ज्ञान नाम की चीज है, उसके लिए शरीर मूलक कल्पना हमारे लिए बाधक है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध करना, विचार शून्य होना, ये एक बड़ा काम रहा। अपने विचारों से जूझना बड़ा काम रहा, यहाँ तक की यात्रा करने की। अब यहाँ के बाद ये कह रहे हैं कि सत्य वचनीय और व्यक्त है, तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी कल्पनाशीलता को चुप करने की आवश्यकता नहीं है, कल्पनाशीलता में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। कल्पनाशीलता ज्ञान के स्वरूप में हो जाए, इस अर्थ में यात्रा है। इसलिए ज्ञान अध्ययन विधि से उपलब्ध होने की बात हो गई, तो साधना विधि से आशा विचार इच्छा को चुप कर देना, शरीर के प्रभाव से मुक्त हो जाना, भूतकाल के पीड़ा वर्तमान के विरोध भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाना, ये एक रास्ता समाधि के रूप में हमारे पास था, है ना। संसार का कुछ कर सकने का हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मानव का परिभाषा नहीं है, आचरण की परिभाषा नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये सारा मामला गायब। तो यहाँ से लगता है कि जीने की जगह बन रही है। एक तो ये समझ में आया कि जीने की जगह बन रही है। जीने के कंटेंट के रूप में ये ध्यान में आया कि जीना क्या चीज के साथ होगा, जीना प्रिय हित लाभ के साथ होगा कि न्याय धर्म सत्य के साथ में? न्याय धर्म सत्य के साथ में होगा। तो चलो, न्याय धर्म सत्य को कौन बोले? न्याय धर्म सत्य का मतलब क्या? अपनी व्यवहारिक जिंदगी में हमने 8 दिन न्याय धर्म सत्य पे चर्चा किया, तो न्याय धर्म सत्य को लेके मैं कैसे न्याय धर्म सत्य को देखता हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस फिर वही होगा। कुल मिला के जीवन क्रिया में क्या करना है, न्याय धर्म या तो सहअस्तित्व को मन कैसे देखता है, वृत्ति कैसे देखता है, चित्त कैसे देखता है, बुद्धि कैसे देखता है, आत्मा कैसे देखता है, या न्याय धर्म सत्य को मन कैसे लेता है, वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा कैसे लेता है, इतनी ही यात्रा। तो पहली क्लैरिटी हमारी ये बन जाए कि न्याय धर्म सत्य को मैं अब कैसे देख रहा हूँ। न्याय धर्म सत्य मतलब क्या?
6 दृष्टियों से तुलन करते हैं। उसमें से प्रिय हित लाभ की दृष्टि जिंदा रहने के स्थल पे है, और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है वो जीने के घर पे। न्याय संबंध में होता है, संबंध में उभरी त्रुटि न्याय है। तो पति पत्नी साथ मिलके दोनों अपनी पसंद की पिक्चर देखें, इसमें भी उभय तृप्ति होती है और न्याय घटित 3 घंटे के लिए हो जाता है। क्या इसको न्याय माना जाए? कौन सी पिक्चर देख रहे हैं और किस उद्देश्य से देख रहे हैं, उभय तृप्ति हो जाती है। सिर्फ पिक्चर देखना नहीं, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं। इसका मतलब क्रम को पकड़ना पड़ेगा कि क्रम को कहां से, संबंध का आधार क्या होगा। उस संबंध का आधार समझ होगी, मेरे बारे में समझ, और मेरी संबंध के, और समझ का आधार क्या होगा? पहचान। संबंध को पहले पहचाना मैंने। संबंध का आधार क्या होगा? मूल्यों का निर्माण। मूल्य कहाँ से आएंगे? कार्य। व्यवस्था अपने आप में कहाँ से आएगी? व्यवस्था का भी आधार हो। तुम चारों अवस्थाओं को जब देखते हैं, चारों अवस्थाएं कहाँ से आती? फाइनली सहस्त्र तक पहुंचे बिना अपनी शरण नहीं। तो कुछ भी नहीं टिकता है जब तक सहस्त्र को नहीं पकड़े। ना संबंध टिकता है, ना निर्वाह टिकता है, ना व्यवहार टिकता है, ना कार्य टिकता है, कुछ नहीं टिकता है, ना विचार टिकता है। तो सहस्त्र को पकड़े बिना कुछ भी नहीं टिकता है। एक तो ये पकड़ने की बात है कि सहस्त्र मूल में इतना ही है कि या तो शरीर को भोगता हूँ या सहस्त्र में जीता हूँ। तो सहस्त्र को समझे बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो मूल बात जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने ध्यान में आ जाए, अच्छे से टिक जाए ये बिल्कुल बार बार। हाँ जी, गोड़ साफ कर दे, दोनों इधर के दोनों साफ कर दो, बीच का बना रहने दो, थोड़ी जरूरत पड़ेगी। लेकिन फाइनली जब तक उसको सहस्त्र का आधार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी चीज तो बने जाए। तो एक बार ये ध्यान में हमारे बहुत ठीक से आ जाए कि हमने कहा कि सत्य क्या है? व्यापक वस्तु। मूल ऊर्जा, कोई पूर्ण वास्तविकता, कोई सुखप्रद वास्तविकता। अब तो मतलब बहुत तो कई दिन हो गए लिखते लिखते। सत्य का परम सत्य। ये परम सत्य ही धर्म है। सहस्त्र पूर्वक ही इकाइयां प्रकट हैं, यही धर्म है ना। सहस्त्र पूर्वक 4 अवस्थाएं अपने स्वरूप में प्रकट हैं और मूल्य को हमने धर्म के स्वरूप में पहचाना। और ये सहस्त्र का मतलब ही है, सहस्त्र का मतलब ही है कि अस्तित्व में सभी इकाइयां परस्पर उपयोगिता पूरकता को पहचानते हैं। उपयोगिता पूरकता को कौन बोलेगा? उपयोगिता पूरकता को बोल के बताओ। कितने लोगों को क्लैरिटी है कि उपयोगिता पूरकता मतलब क्या? मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7।
अगर मैं पूरकता लेता हूँ तो कोई अगर बड़ी चीज छोटी चीज को कंप्लीट करती है तो मैं उसको पूरकता मानता हूँ। और बड़ी चीज में अगर मैं कहीं पे उसको जैसे कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं, मानव और मनुष्य प्रकृति। हाँ मानव और मनुष्य प्रकृति, हाँ, पदार्थावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। यानी प्राण अगर प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था को पूरक प्राण अवस्था के लिए पदार्थ अवस्था उपयोगी है और पदार्थ अवस्था पूरक करता है प्राण अवस्था को। हाँ राइट, हाँ ठीक है। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है और प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है और प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरकता है। ठीक है, ठीक बोले? हाँ जी बोलिए। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो वो एक दूसरे की के लिए उपयोगी हैं और एक दूसरे की पूरक भी हैं, इन अ सेंस कि एनिमल्स का मल मूत्र प्लांट्स के पोषण के लिए काम आता है और प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं अपने। कौन किसके लिए पूरक है, किसके लिए उपयोगी है? मैं इन दोनों को एक ही देखता हूँ। अच्छा, हाँ जी। और कौन बोले? बोलो। ये शब्द ना बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रहते हैं, बोलो बोलो, सुनते पढ़ते समय हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ज़्यादा विकसित इकाई है, ज़्यादा विकसित अवस्था कम विकसित अवस्था के लिए पूरक है और जो कम विकसित अवस्था है वो ज़्यादा विकसित अवस्था के लिए उपयोगी है। जैसे मेरे लिए ये पेन उपयोगी वस्तु, ये पेन में कुछ भी खराब हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए तो मैं इसके लिए पूरक हो सकता हूँ। तो मानव मनुष्यतर प्रकृति के लिए पूरक है, मनुष्यतर प्रकृति मानव के लिए उपयोगी है। ये बहुत बढ़िया समझने लायक बात है और बहुत बढ़िया सूत्र है। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर समस्त आवेशों का शमन होता है। जब भी हमारे भीतर कोई आवेश है, एंजाइटी है, झंझट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सारे सब कुछ इसमें डाल दो, जितनी संसार की प्रॉब्लम है सब इसी में डाल दो एक ही जगह। उसका एक ही कारण है, हम एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को नहीं पहचान पाते। चाहे परिवार के भीतर की बात करें, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर समस्त आवेशों का शमन होता है। आवेशों का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर समस्त आवेशों का शमन होता है, क्योंकि उपयोगिता पूरकता का अर्थ ही है कि हमने सहअस्तित्व को पहचाना। सहअस्तित्व को पहचाना तो इकाई मध्यस्थ गति में हो गई, मध्यस्थ गति में आवेश रहना नहीं। बढ़िया। सम का अतिरेक होगा उसका नाम आवेश है, विषम का अतिरेक होगा उसका नाम आवेश है। न यदि मध्यस्थ में हो गए तो सम और विषम अपनी स्वाभाविक गति में रहेगा, प्रकृति सहज विधि से चलेगा। बात पहुंच रही? जीवन क्रिया में भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि मन वृत्ति के लिए उपयोगी है, वृत्ति मन के लिए क्योंकि मन जो भी ऑब्जर्व करता है वो एक तरह से दृश्य बना रहता है वृत्ति के लिए। तो मन शरीर का दृष्टा है और वृत्ति में अनुभूत होता है। शरीर का दृष्टा है मतलब जिसका दृष्टा है वो उसका मूल्यांकन करता है। तो मन शरीर का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करता है मतलब उसको ठीक कर सकता है, कोई कमी होगी। और मन वृत्ति में अनुभूत होता है, इसका मतलब है कि अपने से गुरु में अनुभूत होता है। अपने से गुरु से वो अपना नियंत्रण पाता है या अपना आधार पाता है।
कॉन्टेक्स्ट में मध्यस्थ को समझा दीजिएगा, आवेशों का संशमन। देखो कल संविषम मध्यस्थ गति पे चर्चा हुई थी, तो ये समझ में आया कि बेसिकली रचना विरचना क्रम को देखें तो किसी भी रचना में बने रहने वाला भाग दिखाई देता है। तो बने रहने वाला भाग मध्यस्थ है, और विरचना विषम हो गया, रचना सम हो गया, और ये प्राकृतिक विधि से हो रहा है, इसमें कोई झंझट नहीं। लेकिन जब मानव की बात करते हैं तो मानव में सम का मतलब जिसको वो सम मान लेता है, तो वो रूप बल धन पद को सम मान लेता है। सम मतलब जिससे वो सुख पाता है, विषम मतलब जिससे वो दुख पाता है ना। तो वो सम यदि इंद्रियों में सुख को सम मान लिया और रूप बल धन पद को सम मान लिया तो क्या करेगा? उसी को बढ़ाएगा। उसको बढ़ाएगा तो वो कहाँ आवेश में कन्वर्ट होगा, किसी को लूटेगा, शरीर को लूटेगा, तो जिसको भी तंग करेगा फाइनली वो रिएक्शन मारेगा। शरीर के साथ कुछ कमगाड़ा होगा, शरीर जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। तो इसका मतलब है फाइनली विषम में जाएगा, अतिरेक होगा तो विषम में जाएगा। तो इस तरह से मानव में चूंकि उसको जीने का स्वरूप उपलब्ध नहीं है, जीने का स्वरूप क्या है? न्याय धर्म सत्य। तो न्याय धर्म सत्य में कोई पक्ष या विपक्ष नहीं। न्याय धर्म सत्य किसी को कम स्वीकार हो, किसी को ज्यादा स्वीकार हो, ऐसा नहीं। नीला कपड़ा, काला कपड़ा, एक तरह का खाना, एक तरह की गाड़ी, एक तरह का मकान किसी को अस्वीकार या अस्वीकार हो सकता है। तो भौतिक वस्तुओं में हमको कोई चीज के हम बहुत आकर्षित हो सकते हैं, दूसरा उस तरफ देखे भी नहीं, ऐसा हो सकता है। कोई दही थाली में दही रख दिया तो खाना खाऊंगा नहीं, ये वाला तो नहीं खाऊंगा। और किसी को दही ना मिले तो उसको लगता है खाना नहीं होगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे घर में मिले। तो इसका मतलब है कि भौतिक वस्तुओं में कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो सभी के लिए समान रूप से सुखदायी। इसका मतलब उसमें सम विषम बना ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक हम स्वयं को शरीर मान के जिएंगे, इसीलिए इसे के हर बात के दो पहलू होते हैं। ये हर बात के दो पहलू कहाँ से आते हैं? हर बात के दो पहलू वहीं से आते हैं कि वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो तमाम जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं, चूंकि अभी तक हमको शरीर मान के जीने का अभ्यास है, इसलिए सम विषम गति ही हमारे पास है। कोई मध्यस्थ गति नाम की गति हमारे पास है ही नहीं। और इसमें सम का अतिरेक होगा ही, वो विषम में जाएगा ही, क्योंकि मैं तो सुख की निरंतरता चाहता हूँ, सुख की निरंतर रूप बल धन पद से चाहता हूँ, या मैं इंद्रियों से चाहता हूँ, उसको निरंतर करने जाऊंगा, वहाँ निरंतर के लिए आपस में संघर्ष होगा, और जो भी लिमिटेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, विषम में जाएगा। विषम में जाएगा तो फाइनली फिर वो सम की तरफ लौटेगा, फिर विषम में जाएगा, फिर सम और विषम ही हमारी साइकिल है। इसलिए कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी दुख, सुख दुख साथ साथ है, एक सिक्के के दो पहलू। तमाम चीजें यहाँ से आ रही हैं कि हमारी जिंदगी अभी सम और विषम के साथ है, हमारे को मध्यस्थ नाम की चीज का पता नहीं। न्याय सबके लिए एक समान होगा, प्रेत लाभ में होता नहीं है ना। धर्म एक समान हुआ, हमारा धर्म अलग अलग हो गया। सत्य एक समान हुआ, हमारा कुछ भी समान नहीं। छत भरे, इसलिए छत के भी टुकड़े टुकड़े होंगे ही और बचेंगे नहीं, आप कुछ भी करो। तो ये समझ में आया कि क्या चीज ऐसी है जो दुनिया में सभी मानव के लिए समान है, जिसमें दूसरा पक्ष होता ही नहीं। दुनिया के सभी लोग विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, न्याय पूर्वक जीना चाहते हैं, अपने होने के स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब है जब हम न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं, स्वभाव और धर्म निरंतर है, अवस्था अनुसार है, वो बदलता नहीं है। रूप और गुण बदलता है, रूप और गुण में सम विषम रहते हैं, स्वभाव धर्म में नहीं रहता, वो सबके लिए समान है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि मध्यस्थ जिसको बोल रहे हैं, जो सबके लिए समान है, उसका नाम मध्यस्थ है। तो न्याय धर्म सत्य मध्यस्थ है, विश्वास सम्मान पूर्वक जीना मध्यस्थ है, सभी भय से मुक्ति ही चाहते हैं। तो जो चीज दुनिया में सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए समान रूप से चाहते हैं, वो सब मध्यस्थ है।
क्योंकि उसकी निरंतरता भी चाहते हैं, इसलिए वो है भी। तो इस रूप में कहा सम विषम मध्यस्थ। न्याय धर्म तत्व को दृष्टि का तो लाइव एग्जाम्पल के साथ में आप थोड़ा सा कि हम चित्रण को कैसे लें और कैसे बदलें। कि देखो बहुत अच्छा जा रहा है, लगभग जैसा सोचा था, जैसे मैंने इस महीने को कल्पना किया था, लगभग वैसे ही जा रहा है, कम नहीं जा रहा है, खुशहाली बनी हुई है। तो थोड़ा सा इतना बर्ड व्यू हमारा सेट हो जाएगा। देखो मेरी ये चिंता नहीं है कि आपकी बुक शुरू होगी कि नहीं, मैं इस बारे में चिंता नहीं करता। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास वो अधिकार आ जाए कि आपको बुक पढ़ना आराम का काम हो जाए। फिर एक बुक क्या आएगी, फिर सारी बुक पढ़ना ही आराम का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बात करने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्लैरिटी बन गई कि ये मूल ऊर्जा है ना, और सभी इकाइयाँ इस मूल ऊर्जा में संपृक्त है, और संपृक्तता वश 4 अवस्थाओं के स्वरूप में सृष्टि की सभी इकाइयाँ प्रकट है। मानव को अभी छोड़ दीजिए, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एटम अपने आप में व्यवस्था है, सेल अपने आप में व्यवस्था है, ऑर्गन अपने आप में व्यवस्था है, बॉडी अपने आप में व्यवस्था है, ये प्लेनेट अपने आप में सारी इकाइयों सहित एक व्यवस्था है, सौर मंडल अपने आप में व्यवस्था है, गैलेक्सी और उसके बाद। तो ये समझ में आ गया है ना कि ये भौतिक रूप से ये प्रमाण दिखाई देता है कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ पूर्ण में ऊर्जित और गर्भित होने के आधार पर पूर्णता के अर्थ में गतित हैं, और पूर्णता के अर्थ में उनका गति आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त होता है। हर इकाई अपने आचरण सहित संपूर्ण है, अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में। ये कोर पकड़ के रखना है। तो फिर मैं मानव भी एक व्यवस्था हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदार। इसलिए मानव में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध को पहचाने बिना सारे संबंध असफल हैं। पति पत्नी 1000 कसमें खा लो, कुछ भी कर लो, लड़ाई भावी है, रोक नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी संबंध स्थायी नहीं है जब तक व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध समझ में नहीं आता। क्योंकि जब तक अपना इकाई तो समझ में नहीं आता है, तब तक अपने जीने का स्वरूप समझ में नहीं आता है। तो मानव में मानव के इकाईत्व का मतलब है, स्वयं में व्यवस्थित होने का मतलब है, बलों में संगीतीकरण, स्वयं में व्यवस्था। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। क्या मतलब? मन वृत्ति में अनुभूत रहता है, वृत्ति चित्त में अनुभूत रहता है, चित्त बुद्धि में अनुभूत रहता है, बुद्धि आत्मा में अनुभूत रहता है, आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है। पूरा जीवन उस आत्मा के प्रकाश में नहाया रहता है, पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो गया है। ये बलों में संगीतीकरण, इसका नाम सुख शांति संतोष आनंद। सुख शांति संतोष आनंद में अपने होने के स्वरूप को पहचान लिया हूँ, क्योंकि मेरे होने के स्वरूप का मतलब है कि मैं मूल ऊर्जा में ऊर्जित हूँ, सशरीर हूँ तो भी, बिना शरीर हूँ तो भी, अनंत काल तक मेरी एक ही स्थिति है कि मैं सत्ता में संपृक्त हूँ। बीच बीच में कभी कभी शरीर जगा लेता हूँ, शरीर कभी फीमेल होता है, कभी मेल। मानव की बात करेंगे। इसके अलावा मेरी, मैं भ्रमित हूँ या जागृत हूँ, इसके अलावा मेरी और कोई स्थिति ही नहीं। तो मेरी स्थायी स्थिति ये है, इसको स्थिति सत्य कहा, कि मैं मूल ऊर्जा में संपृक्त हूँ। चूंकि मैं जीवन हूँ, इसलिए निरंतर हूँ, अमर हूँ, अनंत काल के लिए मैं हूँ ही, अनंत काल। शरीर वाला पीरियड बहुत छोटा है, बिना शरीर का पीरियड बहुत बड़ा है ना। तो मैं शरीर को चलाते हुए भी मूल ऊर्जा में ही हूँ, और शरीर से निश्चित दूरी पे बना रहता हूँ। मानव रूप में भी जीवन शरीर साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को टच नहीं करता। मानव शरीर में होते हुए भी जीवन एक दूसरे को टच नहीं करता है। इसका पता आत्मा में अनुभूति के लेवल पे चलता है, उसके पहले इसका पता नहीं चलता। उसके पहले ये सोचना है मेरे लिए भी, आपके लिए। देखो, लेकिन ये क्लैरिटी बन गई कि जब तक स्वयं में व्यवस्था कंप्लीट नहीं, मैं कंप्लीटली उसको नहीं समझता हूँ, तो व्यवस्था में भागीदारी को मैं नहीं पहचानता हूँ। व्यवस्था में भागीदारी को पहचानता हूँ तो मानव लक्ष्य को स्वीकार, मानव लक्ष्य स्वीकार हो जाता है। मानव लक्ष्य स्वीकार होने का क्या मतलब है?
मानव लक्ष्य स्वीकार होने का मतलब है कि समाधान बराबर सुख। मेरे अकेले की सुखी और मेरे समाधानित होने का प्रमाण है कि समाधान मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन ही प्रमाण है, परंपरा ही प्रमाण है। तो मैं समाधानित हूँ, इसका प्रमाण है कि समाधान मल्टीप्लाई होता है, मतलब अनुभव मल्टीप्लाई होता है। तो मानव में समाधान, यदि समाधान मानव में है और एक यदि मानव में शिक्षा पूर्वक मल्टीप्लाई होता है तो परिवार में समृद्धि उसका स्वयं है। तो परिवार में समाधान का एक्सप्रेशन परिवार में समृद्धि है, समाज में समाधान का एक्सप्रेशन भयमुक्त होने के अर्थ में है। चारों अवस्थाओं में मेरे को समाधान की समझ है, मूल ऊर्जा चारों इकाइयों के सभी इकाइयों के आत्मा है, उसकी समझ है। इसका मतलब तो मानव लक्ष्य के रूप में अपने आप से पूछ के देखें कि अभी मेरी जिंदगी में मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ। तो क्या मुझको लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकार होता है, लक्ष्य के रूप में मानव लक्ष्य कितना स्वीकार होता है। तो मानव लक्ष्य स्वीकार होता है का मतलब है ये मानव लक्ष्य के लिए मेरा तन मन धन लगा रहे, उसमें मेरा परिवार आएगा कि नहीं आएगा, मेरा परिवार उसमें शामिल है कि नहीं, शामिल ही है। मेरे परिवार की समृद्धि उसमें शामिल है कि नहीं, शामिल ही है ना। लेकिन इसका विस्तार हो गया। तो यदि ऐसा मेरा मानव लक्ष्य मुझको कितना स्वीकार हुआ है, ये पहचानने का सीधा तरीका है कि मेरा अध्ययन का स्थिति कैसा है। यदि मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ तो उस अर्थ में तन मन धन लगना शुरू हो जाता है, अपना पूरा सोच विचार उस अर्थ में इन्वेस्ट हो जाता है। तो मानव लक्ष्य मुझको स्वीकार हुआ है, ये इस बात की पहचान है कि मैं स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी को पहचानता हूँ। मानव लक्ष्य मुझको स्वीकार हुआ है, अब मैं भाई के साथ क्या करूँ, अब मैं बहन के साथ क्या करूँ, अब मैं पत्नी के साथ कैसे जीऊंगा, अब मैं माँ के साथ कैसे जीऊंगा, ना मैं पिता के साथ कैसे क्या आएगा, अब क्या निकलेगा। ये हुआ ना संबंध की पहचान। तो संबंध की पहचान व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। व्यवस्था का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से कम में संबंध परिभाषित नहीं है ना, क्योंकि सारा का सारा होना सहस्तित्व से निश्चित है, उधर से आ रहा है। ये सब कुछ है। कोई भी चीज को देख के, कोई भी अव्यवस्था को देख के, किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है वो देख के हमको खराब लगता है कि नहीं लगता है। किसी भी देश पे दूसरा देश अटैक करता है तो हमको लगता है कि नहीं ठीक नहीं होता। लगता है हम तक हमारे बीच में कोई न्याय अन्याय की चर्चा हमारे भीतर चलती रहती है। उसके मापदंड हमारे अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अभी हम बायस्ड हैं। लेकिन ये समझ में आता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों से संबंधित हैं। तो संबंध बनाना है कि संबंध है ही, व्यवस्था बनाना है कि व्यवस्था है ही, और व्यवस्था का आधार क्या है, सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व व्यवस्था का आधार है और व्यवस्था का मतलब है इकाइयों की परस्परता। इसलिए सहअस्तित्व के अर्थ में व्यवस्था परिभाषित होती है, सहअस्तित्व के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। तो भाई बहन का संबंध कैसे परिभाषित होगा, पति पत्नी का संबंध कैसे परिभाषित होगा, पूर्णता के अर्थ में परिभाषित होगा। पूर्णता का मतलब क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता ही है। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के अर्थ में पति पत्नी को पहचानना, क्रिया पूर्णता यदि हो गई है तो आचरण पूर्णता के अर्थ में भाई बहन पति पत्नी को पहचानना। तो पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान, संबंध का ये डेफिनेशन भी है, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। तो पूर्णता का मतलब है क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता। तो इस अर्थ में संबंध की पहचान होगी तो न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी बनी। अब भाई के साथ क्या करेंगे, अब भाई के साथ क्या करेंगे, बोले वही जो आप हमारे साथ ये ठीक। और अब भाई के साथ हो सकता है शिविर ना चले, लेकिन घर में आचरण पूर्वक जिएंगे तो एक का आचरण ही दूसरे के लिए शिविर है। आचरण ही शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी। तो किसी एक व्यक्ति का सही आचरण के साथ जीना ही दूसरे के कल्याण का प्रस्ताव। तो यहाँ से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि बेसिकली जब हम न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हम देख रहे हैं
इकाइयों के बीच में उपयोगिता पूरकता। जब इकाइयों के बीच में उपयोगिता पूरकता की बात कर रहे हैं तो प्रकृति में मनुष्येतर प्रकृति में ये सारी उपयोगिता पूरकता है ना प्रकृति विधि से है, नियति विधि से, ये प्रकृति विधि से, इसमें इसको शिविर नहीं करना। लेकिन जब मानव जिएगा, जब मानव मनुष्येतर प्रकृति के साथ में जिएगा और मानव के साथ में जिएगा, तो मानव को प्रकृति के साथ अपनी पूरकता पहचाननी है, मानव को मानव के साथ अपनी उपयोगिता पूरकता पहचाननी है। और ये उपयोगिता पूरकता पहचानेगा तब जब ये सहअस्तित्व को समझेगा, सहअस्तित्व में स्वयं में व्यवस्था के स्वरूप को पहचानेगा। तो स्वयं में व्यवस्था के रूप में एक मानव होगा, तो बेसिकली मानव लक्ष्य को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करेगा, मानव लक्ष्य को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करेगा, स्वयं में अपने होने के स्वरूप को पहचानेगा, तो सुख शांति संतोष आनंद के साथ होगा। तो व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है दीनता, वीरता, उदारता, दया, करुणा। दीनता, वीरता, उदारता और दया, करुणा। ये व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। ये व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप ही फिर शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। मानव मूल्य ही, जीवन मूल्य कहाँ है? हमेशा जीवन में वो स्थिति। जीवन मूल्य मानव में व्यक्त होता है, वो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में व्यक्त होता है। मानव की परस्परता में व्यक्त होता है, तो यही स्थापित और शिष्ट मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। तो जब तक हमारा ये आधार नहीं, स्वयं में व्यवस्था होने का आधार, स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था समग्र व्यवस्था संबंध पहचान में नहीं आता है, तब तक ना भाई बहन पहचान में आएगा, ना पति पत्नी आएगा, ना माँ बाप आएगा, ना गुरु शिष्य आएगा, ना साथी सहयोगी आएगा, ना कोई और, सब शून्य हो जाए। ये कितना अपने ध्यान में रहता है, इसलिए अपन ने इस पर 9 दिन चर्चा की। 9 दिन लगातार हमने केवल सहअस्तित्व पे चर्चा की, ताकि इतना फ्रेम हमारा क्लियर हो। सुनने में अच्छा लगता है, समझ भी ज्यादा अच्छे से आया। न्याय धर्म तत्व को ना अब तक बड़ा हल्के में ले लिया। हाँ, बात की अब जाके पता चला कि उसके पीछे कुछ बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि पूरी व्यवस्था उसमें समा जाती है, और वो दृष्टि निरंतर रहे। कुल मिला के अब तक जो समझ आया वो इतना है कि क्रिया पूर्णता से पहले कोई स्थिति नहीं है, और उससे पहले कुछ भी रुकने जैसी क्रिया पूर्णता के पहले हम मानव हैं नहीं। हमको अपने आप को मानव कहने की जगह नहीं। क्रिया पूर्ण हुए तो मानव हुआ, उसके पहले मानव होने का प्रयास है। हम मानव होना चाहते हैं, इसलिए उसको जीव चेतना कहा। जीव चेतना में जीते हुए मानव होने का प्रवृत्ति, इसको अध्ययन की जगह में रखा। जीव चेतना में जीते हुए कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के साथ दिखाई देंगे, है ना? कुछ लोग पाश्विक प्रवृत्ति के साथ दिखाई देंगे, कुछ लोग मानव होने की प्रवृत्ति के साथ भी दिखाई देंगे। तो ये अपने में कितना क्लियरली दिखता है। इसको कुछ बोलना चाहते तो बोलो। स्वयं में व्यवस्था मतलब समाधान, समृद्धि, अवश्य। हाँ, स्वयं में व्यवस्था। अब अपने में सोच के देखो, अब इसमें टिकाओ इसको। मैं मेरे जीने का पर्पस क्या है, पूछो अपने आप से। और सही अर्थों में समाधान, समृद्धि, अवश्य से तो मेमोरी से आ रहा है, ये जिंदगी में कहीं से आ रहा है। तो समाधान, समृद्धि, अवश्य, अस्तित्व, ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है कि जब मैं कहता था कि मेरे को शादी करना है, या मेरे को एक जॉब करना है, या मेरे को कुछ और, तो जब मैं कह रहा था कि मेरे को जॉब करना है तो मेरी पूरी ताकत उसके लिए लगी थी। एक हमारा परिवार है तो उसके सुख शांति के लिए, जैसे भी हमारी परिभाषा है, उसके लिए हमारी पूरी ताकत लगती है।
जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य समाधान समृद्धि अगर अस्तित्व है तो उसके लिए मेरा क्या लगा हुआ है? तो इससे ही पता चलेगा कि हाँ, कहाँ तक हम शब्द से बोल रहे हैं, कहाँ हम अर्थ से क्या अर्थ तक पहुँच रहे हैं, और कहाँ वो हमारे लिए वस्तु बन रहा है, और उसके आधार पे हमारे जीने की क्वालिटी आएगी। और कुछ भी कर लीजिए, इससे कम में जीना नहीं, कुछ भी कर लीजिए। शिविर में माहौल बनता है, माहौल में सुनना समझना अच्छा लगता है, बाहर का कोई प्रेशर होता नहीं है, कोई परिस्थिति आपको फेस करने नहीं है, सारे लोग अच्छे ही होते हैं, उनके बीच में रह के अच्छा ही लगता है। अपनी पूंजी नहीं बनेगी तो अपनी जगह में खड़े होने की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए 8 दिन 9 दिन हमने इसलिए केवल सहअस्तित्व पे खोल के लंबाई से चर्चा किया, ताकि एक बार ये ध्यान चला जाए कि जो कुछ भी है अस्तित्व में, चाहे कैमरा है, चाहे माइक है, चाहे मैं मानव रूप में हूँ, चाहे टेबल है, जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सहअस्तित्व रूप में प्रकट है। तो सृष्टि की सभी इकाइयां सहअस्तित्व स्वरूप में प्रकट हैं, और ये व्यापक वस्तु अपने आप में कोई महिमा संपन्न वस्तु है, और मानव से ये व्यापक वस्तु को जो महिमा हमने पहचाना, तो उस रूप में बहुत सारी बातें हमने कही कि वो अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, ऐसी बहुत सारी बातें हमने की। बढ़िया है? रिप्लाई तो बढ़िया नहीं आया। फ्यूज उड़ गया। इस तरह की मतलब है कि ठीक है, अपने को रास्ता दिखाई दे रहा है, पर एड्रेस हाथ में दिया गया, चलना तो अपने को है। एक स्पष्टता ये भी बनती है कि ये निश्चित होता है कि बहुत कठिन नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं, और इतना सरल भी नहीं, कठिन भी नहीं है। देखो, कठिन और सरल तो इतना ही है, जिसके लिए अप्रोचेबल है उसके लिए सरल है, जिसके लिए अप्रोचेबल नहीं है उसके लिए कठिन है। और कठिन और सरल का सारा मामला इतना है कि सारा समाज, ओवरऑल पूरे समाज में जो एक चलन है वो स्वयं को शरीर मान के जीने का चलन है। उपलब्धियों की परिभाषा अलग है, सफलता की परिभाषा है ना। तो जब मैं उन उपलब्धियों और उन सफलताओं के आधार पर अपने आप को देखना चाहता हूँ तो मैं जागृति पथ पर नहीं चल सकता। यदि मेरी ये सफलता रूप है, मेरी ये सफलता धन है, पद है ना, तो फिर मेरी जर्नी कुछ और हो जाएगी ना। यदि मेरी ये सफलता मेरा, यदि मैं दूसरों के लिए अच्छा दिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी यात्रा कुछ और हो जाएगी। इससे मैं मेरी यात्रा में क्या करता हूँ? पूछो, माइक से पूछो। मैं मेरी यात्रा के लिए सुबह आधा घंटे पूरे तरीके से जो आपने परिचय शिविर में जो और अध्ययन बिंदु में जो समझाया था, उसको डायरी खोल के रिवाइज करते थे, और कहना क्या चाहते हैं वो समझते थे। इसके अलावा जो मांगना है वो पूरा लिटरेचर उपलब्ध, बेशक समझ ना आए, नोबल की तरह जोर तो मारते ही तो वो किया है, तो उसका रिजल्ट भी। जैसे मैं कहता हूँ कि बढ़िया आदमी बनना है कि बड़ा आदमी बनना है, और दूसरों से मेरे को सम्मान चाहिए कि दूसरों का प्यार मुझको चाहिए, और बहुत सारे लोगों का प्यार चाहिए कि बस गुरु का प्यार मिल जाए तो पर्याप्त है। बस गुरु का मिल जाए, बाकी सबका उसमें समाहित है। तो मेरे गुरु जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है ना, मैं उस रास्ते पे चल के अपनी नजरों में अपना प्यार पा जाऊँ और अपने गुरु का प्यार पा जाऊँ, मेरे लिए पर्याप्त है। तो कोई जगह हमको अपने आशा विचार इच्छा को, अपनी पूरी जिंदगी को टिकाने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं लक्ष्य के रूप में मैंने क्या तय कर रखा है, क्योंकि सारी ऊर्जा अपने आप उस दिशा में जाती रहती है। आप डाल भर दो सेटिंग, फिर अपने आप फ्लो होता है। तो हमने क्या फ्लो डाला है? तो मेरी पहचान का आधार क्या डाला है, मेरे सम्मान का आधार क्या डाला है, मेरी सफलता का आधार क्या डाला है, मेरे लक्ष्य का आधार क्या डाला है ना। ये सब कुछ एक हो गया है, और ये सब कुछ मानव लक्ष्य के अर्थ में समाहित हो गया है। मेरे सुखी होने का आधार मेरे भाव और विचार की स्थिति, मेरी स्थिरता हो गई है ना। तो दूसरों को दिखाने बताने की कोई बात नहीं रह गई है, खुद को ही दिखाने बताने की बात रह गई है। जब ऐसा अपने आप में अपने से बात करके अपने आप को समराइज करेंगे तो बहुत सारा ऊर्जा का बहिर्गमन अपने आप रुक जाएगा। अनावश्यक विरोध और ईर्ष्या द्वेष
अनावश्यक बहुत सारी नेगेटिविटी टल जाएगी। तो अनुभव की रोशनी में ये कहा जा रहा है कि अध्ययन क्या है, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको और थोड़ा बदल देता हूँ, क्या किया, क्यों किया, क्या मिला। हर बार इसको क्रॉस चेक करते रहे। राकेश भाई ने जो बात किया कि भाई अल्टीमेटली आशा विचार इच्छा कई बार घुमा के देख लिया, इससे जितना मिलता है उतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसकी औकात नहीं है इससे ज़्यादा। इतने में काम चल जाए शुभकामनाएं, नहीं चलता हो तो ढूंढो, है ना, तब नाक रगड़ना शुरू कर। मेरी जरूरत है, इसके बिना नहीं चलेगा। आप शिविर करने आओ मत आओ, यहाँ चले मत चले, मेरी यात्रा के लिए ये काम करना मेरी जरूरत है, इसलिए यहाँ नहीं करूंगा तो अंडमान निकोबार जाके करूंगा। घर वाले सहमत नहीं है तो छोड़ के बस्तर के जंगलों में चले गए, जाओ तुम लोग नहीं सहमत होते तो खुश रहो। तो जब तक वो हमारी जिंदगी नहीं बनती, किससे प्यार कर लेते हैं तो प्यार किससे करते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं, उसके लिए नहीं छोड़ देते, छोड़ देते हैं। हम नहीं छोड़ते हैं तो छोड़ हो जाता, इसको जिंदगी छूट जाती है। तो घर वाले छूट जाते हैं, जिंदगी छूट जाती है। इतना प्यार जब तक नहीं होगा तो जिंदगी कहाँ लगेगा। तो सारा खेल जिंदगी में प्यार का है। क्या चीज को हमने प्यार किया है, तो जो चीज को हम प्यार करते हैं उसके लिए तन मन धन लगता है। ये वो उदाहरण लेकर अगर न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि और सत्य दृष्टि, ये सत्य और धर्म दृष्टि जो दोनों हैं, उन दोनों का कुछ थोड़ा और खोल दो, क्योंकि वो सत्य और धर्म दृष्टि जो है वो उदाहरण जब लेने जाएंगे तो बहुत क्लियर नहीं होती है। देखिए न्याय दृष्टि का तो बहुत आई है, न्याय दृष्टि का तो बहुत क्लियर एग्जांपल हो गया कि यदि न्याय दृष्टि समझ में आई तो उसके मूल में अपना मानव होना समझ में आया। अपना मानव होना समझ में आया तो सारे मानव मेरे ही जैसे हैं। यदि सारे मानव मेरे ही जैसे हैं तो फिर इतना ही फर्क होगा कि मेरे से कोई कम गई। एक जिम्मेदारियां मेरी भौतिक हैं जो मेरे परिवार के साथ है। सारी दुनिया के बच्चों की भौतिक जिम्मेदारियां लेने की स्थिति किसी की नहीं है, संभव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि भौतिक जिम्मेदारियों के रूप में मैं अपने परिवार और मित्रों तक सीमित होता हूँ, और भावनात्मक जिम्मेदारी तो जिसकी पात्रता है उसके लिए उपलब्ध होता है। मेरे मान लो मेरे बच्चे का अभी पूरा समझने का मन अभी नहीं है तो उसके लिए इंतजार थोड़ी करना है, जब उसका मन होगा तब समझ ले। कुल मिला के शिविर अध्ययन शिविर का दौर चलता रहेगा, विद्यालयों का दौर चलता रहेगा, जिसको जहाँ समझने जाके समझता रहेगा। उसमें परिवार ऐसा नहीं आता है, वातावरण सबके लिए उपलब्ध रहता ही है। तो इस रूप में अब मैं भाई के साथ क्या करूँगा, तो कुल मिला के परिवार के रूप में तो हम देख ही रहे हैं कि जो परिवार एक साथ शिविर में आ गए या जिन परिवारों ने पूरा शिविर कर लिया, तो कुल मिला के परिवार में मानव ही है। मानव है तो सबकी सुख की तलाश ही है। सुख का सूत्र इतना ही है कि व्यापक वस्तु अनुभव काल में, आनंद के रूप में, विचार काल में, समाधान के रूप में, आचरण काल में, है ना, न्याय के रूप में, तृप्ति के रूप में प्राप्त है व्यवसाय काल में। ठीक, तो इससे ये जो एक जगह बनी, ये पता चला कि व्यापक वस्तु स्वयं में कोई सुखप्रद वस्तु है और हम सभी सुखी होना चाहते हैं। जो तृप्ति का स्रोत है, जिसको कहा कि आत्मा की जगह ज्ञान और तृप्ति का स्रोत है, इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा। तो इसका मतलब है कि भाई और हम साथ मिलकर अध्ययन करेंगे, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारियों को जो भी मिलजुल के देख लेंगे। पति पत्नी भी आपस में क्या करेंगे, घर परिवार की जो जिम्मेदारियां होंगी उसको आपसी सहमति से देख लेंगे, बाकी जागृति के लिए काम करेंगे। जागृत हो गए हैं तो परंपरा के लिए काम करेंगे, और जागृत हो गए हैं और परंपरा के लिए करेंगे। इस बीच में भी जितना हमारा समझ बनता है उतना हम चुप तो रहते नहीं है, कुछ तो शेयर करते ही हैं। दोनों काम साथ साथ ही चल रहा है। जितनी सूचना मिली है कम से कम सूचना दूसरों तक ठीक ठीक पहुंचा दें, क्योंकि किसी ने हम तक भी पहुंचाई है। तो इस रूप में हम जितना पाए हैं, स्थिति गति नित्य वर्तमान है, स्थिति गति नित्य वर्तमान है, उसके आधार पे अपने परिवार में और परस्परता में समाज के रूप में हम उपयोगिता कोई ना कोई व्यवस्था में अपनी भागीदारी लगाए रखते हैं। कुल मिला के सारी भागीदारी किस लक्ष्य में हुई, मानव लक्ष्य के अर्थ में हुआ। तो मैं भी मानव लक्ष्य के अर्थ में जीऊंगा, भाई भी मानव लक्ष्य के अर्थ में जिएगा, पत्नी भी मानव लक्ष्य के अर्थ में जिएगी। तो न्याय की परिभाषा है मानव लक्ष्य। देखो बात कर रहे थे, ये बात आई होगी ना, क्या समझदारी,
ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। भागीदारी का फल स्वरूप उभय तृप्ति, बराबर न्याय। समझदारी का मतलब अनुभव संपन्नता। फाइनली ईमानदारी का मतलब अनुभव के अनुरूप जीने के लिए। उसके पहले या तो अनुभव के अनुरूप जिएंगे या अनुकरण, जागृत मानव के अनुकरण अनुसरण में जिएंगे। तो ईमानदारी का मतलब है समझदारी के अनुरूप जीना। समझदारी के अनुरूप जीने की निष्ठा। अभी समझदारी यदि अपनी नहीं है तो किसी समझदार की अनुकरण अनुसरण में जीना, उसके प्रति निष्ठा। समाधान समृद्धि पूर्वक, समझदारी क्या चीज है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का स्वरूप। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का स्वरूप। जिम्मेदारी क्या चीज है? ऐसा जीने के अर्थ में अपनी भागीदारी को पहचानना। भागीदारी की पहचान। मैं अपनी भागीदारी को पहचानता हूं और उसका निर्वाह करता हूं। निर्वाह करता हूं, फलन में उभय तृप्ति होती है ना। और क्या निर्वाह करता हूं? सारी भागीदारियां या तो ज्ञान के अर्थ में है, या श्रम के अर्थ में है, या सेवा के अर्थ में। श्रम, सेवा और ज्ञान के अर्थ में सारी भागीदारी। एक परिवार के स्वरूप को देखेंगे तो बच्चों और बुजुर्गों को सेवा की आवश्यकता है ना। जिनका शरीर सक्षम है वो श्रम पूर्वक अपने परिवार की भौतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा सफल हो जाता है, नहीं तो मजदूरी बन जाता है। तो किसी भी परिवार में ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा का एक संतुलन बना रहता है। सभी ज्ञान में एक समान होंगे, नहीं हो सकता। सभी श्रम में एक समान होंगे, नहीं हो सकता। सभी सेवा में एक समान होंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, इस अर्थ में संतुलन एक दूसरे की स्थिति को पहचानते हुए। अब एक घर में बच्चा ही मेंटली रिटार्डेड पैदा हो गया तो क्या करेंगे? जिंदगी भर केवल उसकी सेवा ही करेंगे। भीलवाड़ा एक परिवार में गया था, जैन परिवार में। उनके घर में वो 65 साल के उनके ब्रदर थे। वो बचपन से ही ऐसे पैदा हुए थे, 65 साल से केवल उनकी सेवा की और बहुत खुश थे उनकी सेवा करके। आस्था की भी क्या ताकत है। बढ़िया हो गया है ना। तो सारा हमारा जीना कैसा रहेगा? समझदारी के अनुरूप। तो समझदारी के अनुरूप में अपने परिवार में भागीदारी, समझदारी के अनुरूप जीने का स्वरूप परिवार और परस्परता में, मित्रों में, मेरे जीने उस आधार पर मैं जीऊंगा। ऐसा करके मैं अपनी भागीदारी पहचानता हूँ, मैं उसका निर्वाह करता हूँ। फिर परिवार की व्यवस्था क्या है? समाधान और समृद्धि बनी रहे, उसके लिए परिवार के सारे लोग अपनी अपनी भूमिका पहचानते हैं। समाज भय से मुक्त हो जाए, उसके लिए हम परिवार की सहमति से अपनी कोई भागीदारी पहचानते हैं। हाँ जी, साथ साथ चल पा रहे सभी? रजावाल वाले मित्रों को नमस्कार। हाँ जी, ये ठीक हो गए? तो उपयोगिता पूरकता, जब भी उपयोगिता पूरकता नहीं पहचान रहे हैं, किसी का नाम द्वेष है, किसी का नाम जितना भी झंझट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुनिया भर के जितने भी झंझट हैं, सब केवल इतनी है कि हम एक उपयोगिता पूरकता नहीं पहचान। उपयोगिता पूरकता क्यों नहीं पहचान रहे? सहअस्तित्व नहीं पहचान। उस सपने में भी है सहअस्तित्व का सपना आने लगे। ठीक हो गया? तो एक क्लैरिटी हमारी बन गई कि बेसिकली अब न्याय का एग्जांपल हो गया। न्याय का एग्जांपल हो गया।
और वर्तमान जीवन शैली में कौन सा एग्जाम्पल इसमें फिट होता है? कुछ नहीं है? नहीं, आप भी बता दो, माइक ले लो सुन के। वर्तमान जीवन शैली में इसमें कौन सा एग्जाम्पल फिट होता है? हाँ, सहअस्तित्व के अर्थ में उपयोगिता पूरकता विधि से अपनी भागीदारी को पहचानना, उसका निर्वाह करना, है ना, परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के स्वरूप में एक दूसरे के साथ अपनी भागीदारियों को पहचानना। अब वर्तमान जीवन शैली में कौन सा एग्जाम्पल लाओगे इसमें फिट करके? अब है ही नहीं तो कहाँ से लाओगे? ऐसा परेशान सोचना पड़ रहा था। इसलिए तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं कर, इस शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में कोई ना कोई भागीदारी पहचानी है। पहले पुरुष कमाता था, महिला घर चलाती थी, अभी दोनों कमाते हैं, दोनों घर चलाते हैं। तो शरीर के अर्थ में भागीदारियों को पहचाना ही है। शरीर के अर्थ में भागीदारियां पहचान के शरीर जिंदा रह गया, लेकिन कुछ जीवन तो खाली है, जीवन तृप्ति नहीं हुआ, उसकी तृप्ति का सामान नहीं। तो इसलिए अभी जिसको हम संबंध कह रहे हैं, अभी जिसको न्याय कह रहे हैं, अभी जिसको परिवार में जीना कह रहे हैं, है ना, वो बिना झगड़े के भी टाइम पास हो गया, वो भी टाइम पास ही है, वो भी संवेदनशीलता ही है, निकलेगा कुछ नहीं। किसी परिवार में क्लेश नहीं होता है आपस में, है ना, कोई परिवार में संवेदनशीलता है और थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, थोड़ा शिष्टाचार है, आस्था की वजह से कुछ गाड़ी चल रही है, लेकिन टाइम पास अच्छे से हो रहा है, इतनी ही बात। तो कहीं अच्छे से टाइम पास हो रहा है, कहीं झगड़ा करके टाइम पास हो रहा है, फाइनली है टाइम पास। कहीं गरीबी में टाइम पास हो रहा है, कहीं महलों में टाइम पास हो रहा है टाइम पास ही। कहीं अनपढ़ होकर टाइम पास कर रहे हैं, कहीं पढ़े लिखे होकर टाइम पास कर रहे हैं। ना कोई लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कोई फ्रेंच में और जर्मन में और इंग्लिश में बोल के टाइम पास कर रहे हैं। तो जब तक मूल चीज हमारे पास नहीं है तब तक है टाइम पास। अच्छा लगने की सीमा में है, अनुकूलता प्रतिकूलता की सीमा में। तो सहअस्तित्व को पहचाने बिना अपने होने की पहचान नहीं है, अपने होने की पहचान नहीं है तो मानव लक्ष्य नहीं है, मानव लक्ष्य नहीं है तो कोई परस्परता नहीं है, परस्परता नहीं है तो कोई इवोल्यूशन नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा। आप देख लो, चुगली चुगली बच्चे खेल रहे कि बड़े खेल रहे? तमाम तरह की नकारात्मक चीजों को करने में जितनी ज्यादा उम्र के लोग हैं वो ज्यादा शामिल। तो उम्र के साथ कोई समझदारी नाम की चीज आती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बोलिए, मैं इसलिए टिक रहा हूं कि ये सहअस्तित्व तो टिक जाए। बहुत अच्छे से हाँ, मतलब ये नहीं टिकेगा तो ना शिविर का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, बात करने में अच्छा रहता है, जीने की जगह में वो चेतना नहीं बदल पाती है। चेतना का मतलब ही है कि अभी जीव चेतना का मतलब है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसका नाम जीव चेतना। मानव चेतना का मतलब है कि भाव रूप में मैं पूरी मानव जाति को स्वीकारता हूँ और मेरे तन मन धन का एक हिस्सा मेरे परिवार में लगता है और मेरे ही परिवार के तन मन धन का हिस्सा अखंड समाज के अर्थ में लगता है, क्योंकि समाज मेरे घर का आंगन है, मेरे घर का हिस्सा है। इसलिए जो सुबह राकेश भाई बात कर रहे थे, मैं और मेरा, अपना पराया की जो बात कर रहे थे, तो उसमें बढ़िया एक सूत्र आता है कि रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन धन और यश सामाजिक संपत्ति है। रूप बल और बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन धन और यश सामाजिक संपत्ति है। आपका रूप कैसा है, इससे कोई दूसरा आपसे ईर्ष्या नहीं करता है ना। मतलब आपका रूप जैसा है उसको कोई छीन नहीं सकता, वो आपकी चीज है ना। क्या बल, आपका शरीर जैसा है वो आपका साधन है। बुद्धि, आपका जो भी ज्ञान पक्ष है, जो बुद्धि पक्ष है ना, वो आपकी चीज है,
उसके ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं जमा रहा है। लेकिन जन, धन और यश, जन मतलब बच्चे, मित्र, संबंधी, जन और जन जो है मेरी संपत्ति नहीं है। मैं मेरी बुद्धि का उपयोग कहाँ करूंगा ये मेरा अधिकार है, लेकिन मैं मेरे बच्चे को मेरी संपत्ति नहीं मान सकता, मेरी पत्नी को मेरी संपत्ति नहीं मान सकता, उसको मेरे अनुसार चलाऊंगा ऐसा संभव नहीं। तो जन, धन, धन भी जो मैंने अर्जित किया है वो बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी है, स्किल है, वो परंपरा ने कई सालों, हजारों साल की, बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद पाई है, और मैं बहुत सारे लोगों के श्रम से कोई चीज अर्जित कर रहा होता हूँ। इसलिए जन, धन और यश, यश के रूप में मैं जब भी कोई काम कर रहा होता हूँ तो बेसिकली मैं मेरा यश जो है कौटुंबिक, कुटुंब की संपत्ति है। मैं जिस दिन मेरे नाम को आगे बढ़ाता हूँ उस दिन परिवार या मित्रों को लगता है कि ये ऐसा थोड़ी होता है। दूसरे के नाम से जो जलन है वो इस बात की है कि कोई या तो नाम अपना करने लगता है या सामने वाले को उसके लिए भी समझ नहीं। तो जन, धन और यश मेरी संपत्ति नहीं है। रूप, बल और बुद्धि ये व्यक्तिगत संपत्ति है, इस पे व्यक्तिगत अधिकार है। ऐसी क्लैरिटी बन जाएगी तो हमारा समझ मेरी संपत्ति है, मेरे साथ जाती है, हमेशा मेरे साथ है। शरीर मेरा साधन है, जब तक मैं दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनता, मैं मेरे शरीर को कैसे भी यूज करूं चल जाए। तो ऐसी हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये सहस्त्र तो समझ में नहीं आता है, तो ये समझ में आता है कि पूरी सृष्टि मूल ऊर्जा के माध्यम से, व्यापक वस्तु के माध्यम से आपस में कनेक्टेड है और आपस में संबंध है। मानव मानव का ही संबंध नहीं है, संपूर्ण प्रकृति का संबंध एक दूसरे के साथ है। तो सृष्टि की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, उनका आपस में संबंध है। इस संबंध को पहचान लेने का नाम मानव जीवन। अपनापन मेरे को अपने परिवार के साथ लगता है, उतना ही अपनापन, वैसा ही अपनापन पूरी मानव जाति के साथ में लगने लगे तो मेरे सुख का विस्तार कितना हो गया, है ना। अभी 4 लोगों को देख के खुश होता हूँ, पूरी मानव जाति को देख के, पूरी सृष्टि को देख के खुश हो सकता हूँ, हर क्षण खुश हो सकता हूँ, क्योंकि तो हर क्षण तो चेतना का जो विस्तार है, जो अपनेपन का विस्तार है, यही चेतना का विस्तार है। अपनेपन का विस्तार का मतलब ही है कि मूल ऊर्जा में उर्जित होने के कारण सभी इकाइयों के साथ कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, कोई अपनापन। भैया साइंस टिकने का मतलब क्या है? ये वर्ल्ड व्यू सेट हो जाना अपने आप में। हाँ, इतना सारा जो बार-बार बोल रहा हूँ, अलग-अलग एंगल से बोल रहा हूँ, ये हमारी खुद की अनुभूति बनना शुरू हो जाए। जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। यदि मैंने परिवार को ही अपना, समाज को अपना परिवार स्वीकार कर लिया है तो नेचुरली मेरा तन मन धन वहाँ लगेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ हो जाएगा, लेकिन हमको पता रहे कि सहअस्तित्व का मतलब क्या है। यदि मेरे को पता है कि 100 मार्क्स टोटल होते हैं, है ना, और मेरे अभी 50 है तो मेरे को पता है कि 50 की दूरी 100 कितना है, तो 100 सहअस्तित्व। सार ये है कि सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में जीना है। टिकने का मतलब क्या होता है? टिकने का मतलब है कि ये अपने में अनुभूत हो जाए। टिकने का मतलब है कि मैं मूल बात ये है कि देखो, मानव के पास देखोगे तो सबसे बड़ा झंझट किस बात का है? मान भय ही सबसे अधिक परेशान करता है। पूरे मानव की जिंदगी में उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, यही सबसे बड़ी क्राइसिस है। तो मैं मेरी पहचान को सुनिश्चित करना चाहता हूँ। मेरी पहचान यही है कि लोग मुझको कैसे पहचानते हैं और उससे मेरे को कितनी तृप्ति मिलेगी, सीमिति मिलेगी, फूलमाला कितने भी पहना ले। अब खुद धीरे समझ में आता है कि स्वयं ही स्वयं को पहचानना होगा। स्वयं को पहचानने जाता हूँ तो पता चला शरीर है और जीवन है। शरीर कहाँ से आ गया? तो सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। जीवन कहाँ से आ गया? विकास पूर्वक गठनशील परमाणु गठन पूर्ण होता है। दोनों कहाँ से आ गए? सहअस्तित्व पूर्वक आ गए। तो मेरा जन्म ही सहअस्तित्व पूर्वक हुआ। मानव के रूप में मेरा होना सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। आपका भी वैसे ही है और हमारा आपस में कोई रिश्ता है। तो जब तक ये सहअस्तित्व का क्लैरिटी, सहअस्तित्व अपने में स्वीकार नहीं हो जाता है, जैसे सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है,
और एक अनुभव संपन्न व्यक्ति से दूसरा अनुभव संपन्न व्यक्ति त्याग करता है तो वो उसका प्रतिरूप है। जैसे माँ बाप, बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप, तो हम एक दूसरे में अपनी मूर्त देखते हैं। ये जीवन रूप में देखेंगे तो सभी मानव एक दूसरे में अपनी मूर्त देखते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा को बंधा हुआ, जुड़ा हुआ पाते हैं। ये जो जुड़ाव है आपस में, वो जुड़ाव मानव जाति ऐसे होल के साथ, पूरी सृष्टि के साथ में हमारे को वो है ही। तो नया कुछ भी नहीं करना है, और जो है उसको पहचाने बिना अपना मुक्ति होना नहीं। वो जो है ही, उसको मन की पहचानने की ताकत थोड़ी सी है। मन कितना पहचानता है? जो है ही। मन केवल उसके रूप को पहचानता है, थोड़े से गुण को पहचानता है। वृत्ति उसके रूप और गुण को और ज्यादा पहचानता है। तो मन, वृत्ति, चित्त में केवल रूप और गुण ही पहचान में आता है, जबकि रूप और गुण परिवर्तनशील है। मैं निरंतरता की तलाश में हूँ। निरंतरता साक्षात्कार से कम, चित्त से कम में शुरू होता नहीं है। इसलिए यदि मैं सुख की नदी, यदि मैं अपने होने की निरंतरता चाहता हूँ, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था, वो नुआन हरारी और वो सब दो ही उसमें मूल प्रश्न उसने उठा रखे हैं कि वो मरना नहीं चाहता है और सुख की निरंतरता चाहता है। इसके लिए संसार सारा रिसर्च में लगा हुआ है। ये आदमी की मौलिक एक्सप्रेशन है। तो मैं सुख की निरंतरता चाहता हूँ और मैं हमेशा अमर होना चाहता हूँ। फिर मैं रिश्तों में भी कोई क्लेश नहीं चाहता हूँ। फिर मैं समाज भी वैसे मुक्त चाहता हूँ। और मेरे शरीर के हमेशा के लिए बने रहने के लिए प्रकृति में संतुलन हमारी जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रह सकें, उसके लिए प्रकृति में संतुलन जरूरत है। वो हमारे बच्चे हैं और हम ही हैं। तो ये एक साथ स्वीकार हो रहा है ना। मेरे जिंदा बने रहने के लिए मतलब मेरे बच्चों के जिंदा बने रहने के लिए मतलब मेरे नाती पोतों के जिंदा बने रहने के लिए प्रकृति में संतुलन हमारी जरूरत है कि समाज सेवा है? जरूरत है, जरूरत है। हम भी जब भी हम शादी कर रहे हैं, बेटी या बेटा तो बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो समाज में सभी समझदार हों। ये समाज सेवा है कि जरूरत है? जरूरत है। परिवार में कोई चीज का अभाव ना हो और पड़ोसी के परिवार में भी नहीं हो तो वो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, है ना, सब कुछ। तो इसका मतलब है जब हम मानव के अर्थ में सोचते हैं तो हमको ये स्वीकार ही होता है, मानव लक्ष्य हमको स्वीकार ही होता है। वैसे ही स्वीकार होता है जैसे मेरी 3 टाइम जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मेरे को सोने के लिए घर की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वैसे ही मानव लक्ष्य मेरे को व्यक्ति स्वीकार होता है, उतना ही सहज रूप में स्वीकार होगा। ये मानव लक्ष्य का स्वीकार हो जाना, ये सहस्त्रत्व का समझ में आना, है ना, और मानव लक्ष्य समझ में आया, उस अर्थ में अपना तन मन धन नियोजित हो जाना और उस अर्थ में अपना एक्सप्रेशन आना। और मानव सिकुड़ के जीना चाहता है कि फैल के जीना चाहता है? फैल के जीना चाहता है। तो शरीर फैलेगा कि जीवन फैलेगा? जीवन का प्रभाव फैलता है। बोलिए, क्या समझ में आया? नमस्ते। ये हुई ना बात। हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कहाँ से शुरू कर रहे थे? परिवार में एक दूसरे के साथ क्या करें? तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, भाई बहन क्या करेंगे, मित्र मित्र क्या करेंगे, सबकी चोटी एक ही जगह बंधी है। पत्नी भी मानव है, पति भी मानव है, दोस्त भी मानव है, और सबका लक्ष्य एक ही है। मानव लक्ष्य, एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुनिया के सारे लोग काम करें। और वो आपके पैदा होने के पहले से तय है। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते हो कि बिना समझे दुखी रह सकते हैं, समझ के सुखी हो सकते हैं। इतनी ही स्वतंत्रता। और दुखी हम होना ही नहीं चाहते, इसलिए सुखी होना हमारी जरूरत है। तो काम की बात इतनी है, सबका लक्ष्य एक है। सबका लक्ष्य एक होते ही विचार कैसे होंगे, तन मन धन कैसा लगेगा, जीने की क्वालिटी कैसी होगी, रोज इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, बोर होंगे क्या? तो बोर होने का टाइम नहीं है। फिर सारे झंझट अपने आप, जॉब क्रिएटर बनना है कि जॉब सीकर बनना है, सारे नारे खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही आदमी क्रिएटर हो जाएगा। फिल्म कौन सी देखी? फिल्म कौन सी देखनी?
फिल्म देखनी है कि फिल्म बनानी है? फिल्म कौन सी देखनी है? तो फिल्म नहीं, मैं तो ऐसे फिल्म डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो फिल्म डायरेक्टर हो गए हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वाकई में ज़रूरत है जो इस दर्शन के आधार पर तमाम सीरियल्स बना सके। हर हफ्ते 1 घंटे का सीरियल आएगा, जब सास बहू का आ सकता है तो सरस्वती का नहीं आ सकता। हर हफ्ते 2 घंटे का सीरियल आएगा, चलेगा रामायण महाभारत की चले 2 साल 4 साल। ऐसे नई फिल्म बनाएंगे, देखो आप तो बड़ी पहचान। फिल्म में क्या करना है? फाइनेंसर तो ढूंढना, डायरेक्टर तो मिल जाता है, फाइनेंसर आपके पास है। श्रीराम भैया जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उनका लिंक है भी? चाय भी लो। हेलो सभी को नमस्ते। मेरा नाम मजीद है, हरियाणा से मैं आया हूँ। 1 दिन के लिए मैं बीच में चला गया था भाई की तय के वो कार्य करवाने के लिए, और फिर मैंने उचित समझा कि भाई कर्म तो जीवन विद्या से क्रिया तो यहाँ से समझ में आएगी, तो काल बाद में आप समझना है। मैंने समझने के बाद में फिर मैं समझा कि भाई अस्तित्व को समझना है, अस्तित्व को ही देना, अस्तित्व को समझना है। तो अस्तित्व में तो हम परिवार भी दे कि हमारा परिवार है, तो मूल परिवार है, मेरे को ये लगता है। बाकी हमें परिवार से आया हूँ तो हमारे भाइयों का भी सलूक नहीं, बैठ के तो करते हैं, लेकिन वो बैठ के ये नहीं पूछते भैया तू कहाँ गया था, कहाँ से अब आया। तो मेरा मूल परिवार तो ये मेरे को नजर आता है। और नमस्ते सभी को नमस्कार। मैं ललित शर्मा, गांव पाली फरीदाबाद से। गुवाहाटी टीम में भी अपनी कुछ थोड़ी बहुत भूमिका चलती रहती, यहाँ भी पहले भी आते रही और जीवन विद्या से लगभग 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, अध्ययन से भी कर चुका हूँ। तो अच्छा लगता है जब आप सब लोग आते हैं और कुछ नया नया होता रहता है, इच्छा रहती है मिलने की। बहुत बढ़िया। ललित भाई काफ़ी निष्ठा के साथ फरीदाबाद में हैं और काफ़ी निष्ठा से लगे हुए हैं। सभी भाई बहनों को प्रणाम। मेरा नाम हरिओम है, मैं भी फरीदाबाद से हूँ और मुझे जो है विद्या से परिचय कराने वाले भाई ललित भाई यहाँ हैं और मैंने भी जो सिविल रेलवे के और अध्ययन यहीं से जुड़ा था मेरा 2019 में, और मैं भी जो है भिवानी में अपनी कई कई भूमिका जो है निभाता रहता हूँ। और मानव तीर्थ में भी जो है मेरा भी बेटे का भी एडमिशन कराया है 9th क्लास में, और वहाँ भी मेरी जो कुछ भूमिका रहती है बच्चों का योगा व्यायाम सिखाने की, और अब यहाँ आने वाले लोगों को दर्शन में धन्यवाद। सभी को मैंने भिवानी से, और इन्हीं दिनों में भैया का सिविल हमने अटेंड किया था पिछले साल 21 में, और 7 साल में ही थोड़ा सा माइक इन्हीं दिनों में हमने भैया का ही सिविल अटेंड किया था, और इन्हीं दिनों में फिर आ गए हैं। और अब सभी का चाय का टाइम है तो बाद में आप एक स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, 12वीं तक का स्कूल चलाया है और लगभग 300, 200, 250 गाय की गौशाला भी चला रही हैं। एक पॉलिटेक्निक था जो संस्थान में कन्वर्ट हो गया है, और आपका बेटा भी लगभग काफ़ी अच्छे मन से लगे हैं। शेर सिंह जी आपके पति हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं और काफ़ी प्रभावी व्यक्तित्व है। एक अच्छी टीम और एक अच्छा सेंटर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बहुत हरियाणा के लिए और देश के लिए बहुत आशाओं के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ चाय पीते हैं।